नमस्कार, राम राम। प्रशांत किशोर जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह से फटकार लगा दी है। प्रशांत किशोर तो आप जानते ही हैं, बिहार के बड़े ही चर्चित व्यक्ति हुआ करते हैं। बिहार की राजनीतिक परिचर्चा में जो है उनका नाम बड़े जोर शोर से उठता रहा। पिछले चुनाव में भी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण नेता माना था बहुत सारे लोगों ने। तब प्रशांत किशोर जी अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि बिहार का जो चुनाव है उसे रद्द कर दिया जाए। क्यों रद्द कर दिया जाए? क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव ही फर्जी था और 10,000 रुपए दे करके जो है वोट खरीद लिए गए थे। तब चीफ जस्टिस ने उन्हें एक तरह से डांट लगाते हुए कहा कि आप जब चुनाव हार गए, आपको कुछ हाथ नहीं आया, तो आप अपनी याचिका लेकर के यहाँ पहुंच गए, आपको कितने वोट मिले। और एक तरह से कहा जाए कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला हिसाब किताब जो है हो गया। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप स्वयं उनसे परिचित होंगे। बहुत सारे लोग, मुझे याद है जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो बहुत सक्रिय थे और बहुत कह रहे थे कि अरे गजब, बिहार की तस्वीर बदल के रख देंगे, प्रशांत किशोर को वोट देना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे लोग कैंपेन कर रहे थे। लेकिन आमतौर पर जनता जो इस तरह के झांसे में आती है, संभवतः चरित्र को पढ़ने से चूक जाती है। क्योंकि एक बार मैंने पहले कहा था कि भारत में जो है लोगों का विश्वास लोकतंत्र के जो ये प्रहरी हैं उन पर से उठ गया है। इसलिए ये किसी भी छद में आते हैं और किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। दोनों तरह की बातें होती हैं। प्रशांत किशोर जी का उदय जो है 2014 में हुआ था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे चुनाव, और उनके चुनावी टीम में बहुत सारे लोग थे जो यहाँ वहाँ से आए थे, उनके लिए काम कर रहे थे। उनमें से एक प्रशांत किशोर भी थे। प्रशांत किशोर ने उसके बाद बहुत सारे लोग जो मोदी जी के लिए सक्रियता से उस चुनाव में काम कर रहे थे, वे सब चुनाव खत्म होने के बाद चुपचाप अपने वापस अपने गंतव्य की ओर लौट पड़े। जो उनका काम था उसमें वे वापस चले गए। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने उसे दूसरे तरीके से भुनाया और ये प्रचारित किया जगह जगह पूरी मीडिया जगत में कि उन्होंने ही, उनके कारण ही मोदी जी को विजय प्राप्त हुई। जो उनके कैंपेनर थे, एक तरह से स्ट्रैटेजिस्ट थे कहने के लिए, वो जो है स्वयं पॉलिटिक्स में आ गए और धीरे धीरे उन्होंने कथित तौर पर देश के कई राज्यों में चुनाव जितवाने की जो है जिम्मेदारी ली अलग अलग पार्टियों की। लेकिन अगर उनमें इतना ही करिश्मा था तो अन्य राज्यों में भी वे चुनाव जितवा देते, अन्य दलों को, अन्य लोगों को भी मुख्यमंत्री बनवा देते, जिन सब के लिए वे कैंपेन कर रहे थे, करवा रहे थे, उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर बिहार में आप देखिए कि उनकी जमानत जब्त होती रही। 242 सीटों पर लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अब आप स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति का राजनीतिक चमत्कार या राजनीतिक करिश्मा इस हद तक चुक गया हो, जो कथित तौर पर करिश्माई नेता माने जा रहे थे, वो चुनाव हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये लेकर के याचिका पहुंच गए कि चुनाव ही पूरा रद्द करवा दीजिए क्योंकि फर्जी था चुनाव। भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा तमाशा और क्या हो सकता है कि एक हारा हुआ व्यक्ति जो बुरी तरह से पटखनी खा चुका है बिहार के चुनाव में, अंततः इस उद्देश्य के साथ कोर्ट पहुंचता है कि चुनाव की प्रक्रिया को ही हम फर्जी साबित कर दें, करवा दें, और किसी तरह से जो है जनता के सामने ये सिद्ध कर दें कि भाई चुनाव जो है इसलिए जीत गए थे क्योंकि 10,000 रुपए जो है बांट दिए थे। अब आप समझिए कि भारत में ये गंभीर क्राइसिस है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भोली भाली जनता कई बार झांसे में आती है। आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वो मुहिम बहुत ध्यान से याद होगी, आपके दिमाग में वो बात होगी 2011-12 को याद कर लीजिए, देश का माहौल याद कर लीजिए। ऐसा लगता था जैसे बस क्रांति होने ही वाली है। बहुत सारे लोग जो है उस समय झांसे में आए थे, और झांसे में ऐसा आए कि दिल्ली जो है 10-11 वर्ष तक उस चक्रव्यूह में घिर गया, फंस करके रह गया, उससे बाहर नहीं निकल सका। तब जो है सैकड़ों हजारों झूठ जो उन्होंने वादे किए थे शहर के लोगों से और देश के लोगों से, अलग अलग प्रांतों में घूम घूम करके, कोई दिल्ली तक तो सीमित थे नहीं, गोवा से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, पंजाब से लेकर के तमाम राज्यों में, अन्य भी कई राज्यों में वे जो है अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। सभी जगहों पर जाते हैं, हालांकि अब उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन आप समझिए कि
इसी तरह से छवियां गढ़ी जाती हैं, मीडिया के सहयोग से गढ़ी जाती हैं। आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले हीरो साहब की छवियां भी कैसे गढ़ी जाती रहीं बरसों बरस तक मीडिया के द्वारा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप स्वयं उससे परिचित हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी की छवि बनाई गई, गढ़ी गई कि वे जो है बड़े चमत्कारिक नेता हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं, और बार बार हमेशा जो है इसी तरह की दलील दी जाती है कि ये देखिए ये आईआईटीएन हैं और वो वहाँ से एमबीए हैं, ये हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, वो एमआईटी से पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर सबसे महान भौतिकविद थे तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या आइजक न्यूटन को जो है राष्ट्रपति बना दिया जाए, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये ना आइजक न्यूटन है ना अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति आईआईटी में जा करके पढ़ सकता है, अच्छा मान लीजिए अच्छा छात्र रहा होगा, या इसका मतलब यह तो नहीं होता कि अच्छा छात्र अगर है, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो वह अच्छा मनुष्य भी होगा और बढ़िया राजनीतिज्ञ भी होगा, बढ़िया राजनेता भी होगा, उसके भीतर सत्यनिष्ठा भी होगी, ईमानदारी भी होगी, वह तपा हुआ भी होगा। इसलिए भारतीय राजनीति में इस चक्र को, इस खेल को समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग उठ रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तमाम तरह के साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, उस चक्र को समझिए। ऐसे लोग आते रहते हैं राजनीति में। प्रशांत किशोर जी दोबारा भारतीय राजनीति में उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, इसकी संभावना मुझे बहुत क्षीण दिखाई देती है। लेकिन एक बात तय है कि लोगों को समझ लेना चाहिए कि ऐसे ही अचानक से उदय होने वाले लोग जो अचानक से आते हैं और व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के वादे करके चले जाते हैं, उन पर भला आपको क्यों विश्वास करना चाहिए, और क्यों नहीं किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो लंबे समय से राजनीति में है और राजनीति में आने से पहले सेवा जो है करता रहा इस देश में, चाहे संघ के लिए काम करता हो या भाजपा के लिए काम करता हो, लेकिन अत्यंत ही छोटे कार्यकर्ता से बरसों बरस तक मेहनत करते हुए जो है इसने अपना मुकाम हासिल किया या इस पद तक पहुंचा। तो विश्वास का पात्र वह व्यक्ति ही होगा, न कि वह व्यक्ति जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और बहुत तरह के वादे करके लोगों के सामने हीरो बन गया। जैसे हम सिनेमा में हीरो देखते हैं कि अचानक से हीरो आता है और सब कुछ बदल जाता है, सारा दृश्य बदल जाता है। इसलिए इस साइकोलॉजी, इस मनोविज्ञान को बहुत ढंग से भारतीय समाज को समझ लेना चाहिए कि अचानक से जो व्यक्ति प्रकट होता है वह हजार में कोई एक व्यक्ति हो सकता है कि ठीक हो, बल्कि अधिक संभावना यही है कि अधिकांश लोग जो होंगे वो झूठे होंगे और एक समय के बाद उनकी पोल पट्टी जो है खुल जाएगी, या स्वयं ही वे अपने आप को उद्घाटित करते हुए चलेंगे। क्योंकि राजनीति को हम जितना गलीज या सड़ा गला विषय मानते हैं, क्षेत्र मानते हैं, वह है नहीं। क्योंकि अगर राजनीति सही हो तो देश का भविष्य सुधर जाता है, संवर जाता है, संस्कृति संवर जाती है। अगर राजनीति सड़ी हुई गली हुई हो, आत्मघाती हो, देशघाती हो, तो देश बर्बाद हो जाता है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, इससे पहले में भारत में जो होता था उसे भी आपने ध्यान से देखा ही था, आपको बहुत सारी बातें याद होंगी। पिछले 60-70 वर्षों की राजनीति भी आपके ध्यान में होगी। इसलिए इस सत्य को हमें समझ लेना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, विचारना चाहिए। इन सब बातों की मैं परवाह नहीं करता कि कौन मुझे क्या कहता है, भक्त कहता है, अंधभक्त कहता है, चमचा कहता है, चाटुकार कहता है। मैं तो यह देखता हूँ कि अगर 5 लोग खड़े हैं एक साथ, तो 5 में कौन ऐसा है जिसे मैं आंख बंद करके चुन सकता हूं, उन 5 में सबसे अच्छा कौन है, तो मैं उसी व्यक्ति को चुनूंगा। और वह व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी हैं तो मुझे यह कहने में कोई शंका या संकोच नहीं है कि ऐसे अनेकानेक लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस तरह से एजेंडा आधारित राजनीति करने वाले अचानक से प्रकट होंगे, बहुत तरह के वादे करेंगे, बहुत सारी क्रांतियां करने के जो हैं झूठ बोलेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, अंततः अपने आप को उद्घाटित करके चले जाएंगे। और फिर लोकतंत्र के ऊपर ही प्रश्न उठाएंगे। जिस लोकतंत्र का वो हीरो बनने के लिए आए थे, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है कह देंगे कि ये फर्जी है। ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आप समझ सकते हैं। मैंने जो कहना चाहा है संभवतः आप उसे समझ पा रहे होंगे, जो मैंने इस वीडियो में कहने का प्रयास किया है। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।